हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 2 भौतिक विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमारा था गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने गोलीय पृष्ठों से प्रकाश के परावर्तन के बारे में देखा था। हमने देखा था कि गोलीय दर्पण होता क्या है तथा गोलीय दर्पण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और हमने उसमें पढ़ा था अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ रखा था, उसके बाद हम लोगों ने दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं सीखी थी, जैसे वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वक्रता केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ी। उसके साथ साथ हमने मुख्य अक्ष भी पढ़ा। मुख्य अक्ष जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके बारे में हम लोगों ने दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोगों ने देखी थी। आज उसी के आगे और भी हमें देखना है, जैसे आज हमारा जो टॉपिक है दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, कुछ तो हमने कल ही बता दिया था, जो बाकी के बच्चे हैं आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला हमारा है अभिलंब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। तो अभिलंब क्या होता है, और बिना अभिलंब के आप किसी भी दर्पण में ये नहीं बता सकते कि आपतन कोण कौन सा है और परावर्तन कोण कौन सा है। अगर सही मायने में देखा जाए, अगर प्रकाश का परावर्तन दिखाना है तो अभिलंब होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही परावर्तन का नियम है। तो इस वजह से अगर आपको आपतन कोण पता होगा तभी आप परावर्तन कोण भी बता पाओगे। इस वजह से हमें अभिलंब जरूरी है पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं अभिलंब होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा अभिलंब क्या होता है। मैं यहाँ फिगर बना रहा हूँ, ये हमने दर्पण बनाया। जिन लोगों ने इसके पहले वाली क्लास नहीं देखी बेटा, वो जाकर पहले उसको क्लास को देखे, तभी ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ध्रुव हमने पढ़ाया है। ये आपका ध्रुव होता है बेटा, ये आपकी सेंटर होती है, और बीच में क्या होता है आपका ये फोकस होता है। ठीक है, अभी हम इसको पढ़ाएंगे मुख्य फोकस क्या होता है, और ये पूरी रही आपकी मुख्य अक्ष। तो कहता है कि हमें अभिलंब पढ़ना है, तो चलो अभी फोकस नहीं पता तो फोकस को रहने देते हैं। अभिलंब क्या होता है, अभिलंब ये होता है कि वक्रता केंद्र से इस सरफेस पर कहीं भी मिला दो, इस परावर्तक पृष्ठ पर। ये क्या है बेटा, परावर्तक पृष्ठ है पूरा। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। तो वक्रता के तथा परावर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। क्या काम है कि किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और परावर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, इसलिए हमने वर्ड यूज किया किसी भी बिंदु पर। तो किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और परावर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है बेटा, आपका कहलाती है अभिलंब। तो इसमें लिखते हैं जरा अभिलंब क्या होता है। तो लिखेंगे किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र व परावर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। तो बेटा ये आपका रहा अभिलंब। वैसे अगर एक बात और बता दूं, या करके एक परिभाषा आप और लिख सकते हो। क्या परिभाषा लिखोगे या करके, ये जरा सटीक डेफिनेशन है आपका अभिलंब का, ये तो आपकी बुकों में मिल जाएगा, लेकिन जो ये मैं बताने जा रहा हूँ बेटा वो आपके बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत सटीक डेफिनेशन और अच्छा डेफिनेशन है। क्या बोलोगे, किसी गोलीय दर्पण के आपतन बिंदु तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा
वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। जैसे समझो बात को, हम कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, इस बात को समझिएगा आप लोग। देखिए हमारे पास क्या है, हमने ये ले लिया गोलीय दर्पण, ये हमारे पास गोलीय दर्पण है बेटा। ये इसका मेन पॉइंट P है जिसे हम ध्रुव कहते हैं, मिड पॉइंट। और ये आपका क्या है, C है, और ये रहा आपका मुख्य अक्ष। मान लो कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हुई आकर के, तो बेटा अगर ये आपतित किरण है तो कौन सा बिंदु हो जाएगा, आपतन बिंदु। क्या हो जाएगा ये, आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु हमने क्या बोला, किसी गोलीय दर्पण के आपतन बिंदु तथा वक्रता केंद्र को, तो ये रहा वक्रता केंद्र। तो जब आप इसको मिला दोगे बेटा तो क्या बन जाएगा, आपका अभिलंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये आपका अभिलंब है। आपतन बिंदु तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा किसी गोलीय दर्पण में आपतन बिंदु तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये क्या कहलाती है बेटा, अभिलंब कहलाती है। अब सपोज करो हमने ये दर्पण बनाया बच्चा, ध्यान से सारी बात समझते हुए चलना, मैं सारा सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ये आपका पोल हमने मान लिया, और ये रहा बेटा आपका सेंटर से। अब की बार मान लो प्रकाश की किरण कैसे आई, ऐसे आ गई, तो आपतन बिंदु क्या हो गया बेटा आपका, ये आपतन बिंदु हो गया। तो आपतन बिंदु और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, तब देखो मिलाने वाली रेखा तो यही है ना, अब यही आपकी क्या हो जाएगी, अभिलंब हो जाएगी। और ये अभिलंब और ये आपका क्या हुआ, आपतित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है बेटा। और यहाँ से अगर निकाल दूँ हम तो ये क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। ये है कौन सी किरण, परावर्तित किरण, और ये रहा अभिलंब। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। सिमिलरली यहाँ पर देखा जाए ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो कौन सा कोण हो जाएगा बेटा आपका, आपतन कोण। तो यहाँ से प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे प्रकाश किरण निकलेगी, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, परावर्तन कोण, क्योंकि ये अभिलंब और ये क्या है, परावर्तित किरण है। तो इस प्रकार से हम गोलीय दर्पण में भी परावर्तन के नियम को समझ सकते। कोई पूछे कि भैया कैसे आप बनाओगे, जैसे अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण आसानी से बना लेते थे, लेकिन इस गोलीय दर्पण में कैसे बनाए तो हमने उसको भी सिखा दिया। क्लियर बात है यहाँ पे। तो अभिलंब क्या होता है, ध्यान सुनना। पहला परिभाषा जो आपकी किताब में देता है, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र व परावर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। हमने अपनी परिभाषा क्या बताई, किसी गोलीय दर्पण के आपतन बिंदु तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती। तो ये दोनों परिभाषाएं हैं, जो आपका मन करे वो लिख लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक बेटा हमारे पास है, आपको हमने पढ़ा दिया अभिलंब पढ़ा दिया। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं क्या नाम है, मुख्य फोकस। क्या पढ़ाएंगे, मुख्य फोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। यहाँ मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा, लेकिन डायग्राम मैं यहाँ बनाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम फोकस पढ़ने जा रहे हैं किसका, दर्पण का। किसका फोकस पढ़ने जा रहे हैं, दर्पण का। और दर्पण है कितने हमारे प्रकार, तो एक भैया हम अवतल दर्पण बनाएंगे और दूसरा उत्तल। तो हमने अवतल दर्पण कल की क्लास में पढ़ाया था। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता। कल हमने इसके लिए शॉर्टकट भी बताया था, ऊ से उभरा हुआ और ऊ से उत्तल। तो उत्तल दर्पण क्या होगा, उसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होगा। तो कल की क्लास में हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। जिन लोगों ने, बेटा फिर से कह रहा हूँ, जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है इसके पहले वाले, वो जाएं पहले उसको वीडियो देखें। हमने समतल पृष्ठों से प्रकाश के परावर्तन में 5 लेक्चर में डिवाइड किया है। 5 लेक्चर में आप उसे आसानी से देख लेंगे, तो ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, बहुत आसानी समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं मुख्य फोकस। तो हमारे पास बेटा आपका ये है, 2 दर्पण होते हैं। एक होता हमारे पास अवतल दर्पण और दूसरा हमारे पास होता उत्तल दर्पण। तो देखो इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा, इसलिए कौन सा दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण। अब देखो दूसरा मैं बनाने जा रहा हूँ, ये आपका कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ आप देख रहे हो बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो ये हो गया आपका कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण।
इसका सेंटर बेटा यहाँ कहीं होगा, ये इसका पोल होगा, क्या होगा, पोल। तो ये आपका सेंटर, और ये रहा आपका मुख्य अक्ष। कल की क्लास में हमने सब कुछ बता रखा है, इसलिए ध्यान से जाकर देख लीजिएगा। तो पोल हो गया, ये हो गया बेटा इसका सेंटर, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। तो ध्यान से समझना फोकस क्या होती है। ये क्या है आपका, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। और ये भी यहाँ क्या है, मुख्य अक्ष है। तो कहा जाता है कि इस मुख्य अक्ष के, इसको जरा यहाँ सही से हम बनाए, पी लिख देते हैं केवल। कहा जाता है कि मुख्य अक्ष की परिभाषा, मुख्य फोकस की परिभाषा मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, और ध्यान दें प्रकाश किरण उधर से आती है जिस तरफ परावर्तक पृष्ठ होता है, प्रकाश किरण इधर से नहीं आएगी भाई। इसलिए जब भी हम वस्तु रखेंगे तो हम परावर्तक पृष्ठ की ओर रखेंगे, कभी भी पॉलिशदार सतह की तरफ वस्तु को नहीं रखेंगे। क्लियर है बात यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। ये देखो मुख्य अक्ष के क्या गए, समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो इसका विलंब होगा ना, तो ऐसे ये परावर्तित हो जाती है। ध्यान से देखो ये, और मान लो मैं एक नीचे से भी ले गया तो ये ऐसे परावर्तित हो जाएगा। ये आपकी आपतित किरणें हैं और ये आपकी कौन सी किरणें हैं, परावर्तित। फिर ये देखिए ऐसे परावर्तित हो जाती है। और अगर मैं ये बात करूँ यहाँ पर कोई प्रकाश किरण की, तो ये ऐसे निकल आती है। तो ध्यान से सुनिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर देखो ये प्रकाश किरणें जो हैं कैसे आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। तो परिभाषा क्या बताओगे, किसी गोलीय दर्पण के, भाई गोलीय दर्पण क्यों नाम ले रहा हूँ, क्योंकि अवतल और उत्तल दोनों के मुख्य फोकस की हम बात कर रहे हैं। तो हम किसी एक की बात तो कर नहीं रहे, हम बात दोनों फोकस की कर रहे हैं, दोनों दर्पण की। तो हम अवतल उत्तल नाम ना लेकर क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। तो क्या बोलेंगे, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें, ये बताओ भाई कहाँ कब गई हैं, ये जो किरणें आई हैं परावर्तन के पश्चात आई है कि नहीं आई है, ये भी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जा रही कि नहीं जा रही। तो क्या कहोगे, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, क्या बोलोगे, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई, ठीक है ना, ध्यान सुनना बेटा। ये अवतल दर्पण, इसमें परावर्तित किरणें सच में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बताओ, सच में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे सच में मिल रही है परावर्तन के पश्चात। और देखो जैसे प्रकाश यहाँ पड़ी जब परावर्तित हुई, और जब यहाँ प्रकाश पड़ी तो यहाँ परावर्तित हुई, तो ये परावर्तित किरणें सच में मिली क्या, नहीं मिली। तो हमने इसे बैकवर्ड मिलाया, पीछे मिलाया, तो पीछे जाकर कहीं मिली। तो यहाँ सच में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। और कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर। कहाँ मिल रही है, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर। तो क्या बोलेंगे परिभाषा, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली या समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ध्यान सुनो, हमने क्या बोला, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो हमने देखा बेटा अवतल दर्पण में सच में मिल रही है, वास्तव में मिल रही है, जबकि उत्तल दर्पण में बेटा सच में नहीं मिल रही है। और हमने कल की क्लास में, इसके पहले कल की नहीं, इसके प्रीवियस क्लास में हमने जब चैप्टर क्या नाम है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, प्रतिबिंब पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो कम से कम 2 किरणों के मिलने से होता है। अगर प्रकाश किरणें सच में मिल रही है तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक होता है।
हमने कल इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस किया था और हमने बोला था यदि प्रकाश किरणें सच में नहीं मिल रही है तो आपका प्रतिबिंब कैसा होता है बेटा, आभासी। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर प्रकाश किरणें सच में मिल रही है, इसका मतलब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा, वास्तविक बनेगा। और यहाँ सच में नहीं मिल रही है तो बेटा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। हालांकि आपको आगे बताऊंगा इस अवतल दर्पण में एक केस ऐसा होता है जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक ना बन करके आभासी बनता है, लेकिन वो बात की बात है, हम बताएंगे। तो अब बताओ मुख्य फोकस समझ में आया कि नहीं आया। फिर से एक बार अगेन हम परिभाषा बताते हैं आपको। मुख्य अक्ष के किसी गोलीय दर्पण के, पहले क्या बोलोगे, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो चलिए हम परिभाषा लिखते हैं। किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो बेटा ये रहा आपका परिभाषा मुख्य फोकस का। क्लियर हुआ है बात। तो हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो हमने देखा अवतल दर्पण में बेटा प्रकाश किरणें सच में मिली, वास्तव में मिली, इस वजह से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। जबकि हमने देखा उत्तल दर्पण में बेटा प्रकाश किरणें सच में नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये है इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। तो ये बात याद रखना। तो वास्तविक होगा और आभासी। तो आपका अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण आभासी बनाता है। एक केस इस का होता है अवतल दर्पण का जिसमें क्या नाम है आपका, आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। तो उसकी बात हम करेंगे बाद में, पहले आप इतना नोट कीजिए। और अभी एक चीज़ और बचा है वो भी पढ़ा देता हूँ, यहीं पे सुन लो। दर्पण का बेटा द्वारक, यहीं पे समझा देता हूँ एक लाइन में। दर्पण का द्वारक, तो बेटा इस बिंदु को क्या कह देंगे हम, फोकस। क्या कह देंगे, फोकस। समझ में आया बात। अब ये क्या हो जाएगा, फोकस। दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो जरा समझना। ये बेटा हमने क्या बना दिया आपका, इधर नहीं इधर बना देते ताकि आपको सही से दिखे। ये रहा आपका दर्पण, और ये दर्पण का रहा बेटा, ये गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास है। ये क्या, ये व्यास। किसका व्यास है, जो ये पूरा परावर्तक पृष्ठ है इसका ये पूरा क्या है, व्यास है। अगर हम देखो ये छोटा दर्पण बनाएंगे तो इसका व्यास भी क्या होगा, छोटा होगा। तो दर्पण का द्वारक क्या कहता है, किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं।
अब देखिए व्यास क्या होता है हम बता दे रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं। अगर दर्पण ये है तो बेटा ये इसका क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। ये पूरा क्या होगा, ये परावर्तक पृष्ठ यही है पूरा। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है तो इसका ये क्या हो जाएगा, व्यास। तो इसी को ये जो डॉट डॉट दिखाया इसी को हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक कैसे और समझ सकते हो भाई, देखो दर्पण में अगर एंट्री करनी है तो पूरा द्वार तो यही होगा ना, तो याद रखना है दर्पण का द्वारक होता है। किसका, दर्पण का। तो क्या होता है, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम क्या कहते हैं बेटा, दर्पण का द्वारक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम अपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं, मिरर का अपर्चर कहते हैं। तो किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक जो पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या है इसमें देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये परावर्तक पृष्ठ, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ का ये क्या है, द्वारक है। ये क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ का द्वारक। ये क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ का दर्पण का द्वारक हो जाएगा। और ये पूरा क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ये पूरा क्या है, परावर्तक पृष्ठ। तो जितना बड़ा आपका दर्पण होता है वो आपका परावर्तक पृष्ठ होता है। इसमें कौन सा है आपका, ये पूरा आपका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। और इसी के द्वार को अगर यही हम बना देते हो जाएगा दर्पण का द्वारक। क्लियर बात बेटा आप पे। एक चीज़ बचती है फोकस दूरी, तो लिख लो फोकस दूरी क्या होती है, यहीं पे हम बता देते, वो भी देख लो। फोकस दूरी ज़्यादा कुछ है नहीं फोकस दूरी में। तो देखो फोकस दूरी यही होती है बेटा, ये पोल व फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ देखो ये रहा एफ, पोल व फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो लिखेंगे ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी को, फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसे F से प्रदर्शित करते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा बेटा आपका दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो हमने आपको पूरे अच्छे ढंग से समझा दी। इसके पहले वाले में कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज हमने 3-4 चीज़ें पढ़ा दी। इस तरीके से आप देख सकते हो। और याद रखना भाई, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक। इसके द्वारा क्या होता है, आभासी। तो इस तरीके से हमने लेंसों से संबंधित दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी है। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब हम आगे प्रतिबिंब कैसे बनाना उसके नियम पढ़ते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के बेटा 3 नियम हैं, क्योंकि देखिए अभी हमने क्या क्या पढ़ा, इस दूसरे वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के प्रकार अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। फिर हमने इन दोनों दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं सीखी, जैसे ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का हम निर्माण करते हैं। इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको हम सीखते हैं। लेकिन उसको सीखने से पहले हमें कुछ प्रतिबिंब बनाने के नियम भी समझने पड़ेंगे। तो हमारे इस सिलेबस में 3 नियम हैं, प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हमारे पास हैं। उन 3 नियम के द्वारा ही हम प्रतिबिंब आगे चलकर बना सकते हैं। इस वजह से प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन 3 नियमों को सीखना पड़ेगा। ये 3 नियम जिसको आएंगे वही बेटा आपका अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों से प्रतिबिंब बना पाएगा। तो पहले हम ये प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम समझना, और बड़े आसान नियम है। तो प्रथम नियम क्या कहता है, जरा पहले हम फिगर से समझते हैं। ये कहता है यदि कोई दर्पण है, ये मान लो कौन सा दर्पण बेटा, अवतल। क्यों है, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ है, ये अवतल दर्पण है। और बेटा ये रहा आपका उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है। तो ये रहा आपका उत्तल दर्पण। तो ये है आपका अवतल दर्पण और ये है आपका उत्तल दर्पण। तो ध्यान से समझना दोनों बातें भाई। हमने आपको बता रखा है इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसके मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं ध्रुव, जिसे P से डिनोट करते हैं पोल, और इसके मध्य बिंदु को भी हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब ये रहा बेटा इसका C, और इसके बीचों बीच C और P के बीचों बीच की जो बिंदु होती है उसे हम क्या कहते हैं, F,
और ये दूरी होती है फोकस दूरी, और ये पूरी दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, जो हम पढ़ा चुके हैं आपको। ऐसे यहाँ पर देखो बेटा, ये आपका ध्रुव है, तो ये आपका क्या हो जाएगा C, और ये आपका बीचों बीच बिंदु क्या हो जाएगा फोकस F। ठीक है, ये रहा बेटा आपका क्या मुख्य अक्ष, और ऐसे ये भी क्या है आपका मुख्य अक्ष है। अब प्रथम नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनना। प्रथम नियम में कहता है कि मुख्य अक्ष के कोई समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये कैसे आ रही है देखो, ये रहा आपका मुख्य अक्ष, तो कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ये बात कहता है प्रथम नियम। ऐसे इसमें अगर बात करें तो कहेंगे मुख्य अक्ष के, देखो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आने वाले प्रकाश किरणें परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी, क्योंकि देखो प्रकाश किरणें इधर तो आएगी नहीं, जब इधर नहीं आएगी तो फोकस से होकर जाएगी क्या, नहीं जाएगी, क्योंकि प्रकाश किरणें इधर नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से ये जाएगी जैसे लगेगा कहाँ से जा रही हो, मुख्य फोकस से, ऐसे निकल जाएगी ये। ठीक है भैया, तो प्रकाश किरणें क्या आती है, जब मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो इस प्रकार परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो प्रथम नियम ये कहता है जब जब आप किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें लाओगे तो वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पहला नियम क्या लिखेंगे, किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये प्रथम नियम है बेटा आपका, मुख्य अक्ष से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, ये आपका प्रथम नियम हो गया। तो ध्यान दीजिए, जब जब हम अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे और उस प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे, तो ध्यान देना मुख्य अक्ष के अगर समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही तो उसे कहाँ से परावर्तन होकर जाना पड़ेगा, मुख्य फोकस से। ये आपका बेटा प्रथम नियम है। अब द्वितीय नियम क्या कहता है उसको भी सुन लो, जस्ट इसी का उल्टा है, वाइसे वर्सा कह सकते हैं भाई द्वितीय नियम। अब ये द्वितीय नियम क्या कहता है जरा इसको भी समझ लो भैया। ये रहा आपका कौन सा दर्पण, ये है आपका अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि इसका बेटा परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ है। ये बार बार बोलोगे बेटा तो आपको लर्न हो जाएगा। और ये रहा आपका कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो बेटा ये रहा आपका अवतल दर्पण और ये है आपका उत्तल दर्पण। अब ध्यान से देखना, ये अवतल, ये उत्तल और ये बीच का जो होता है ये होता है ध्रुव, जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, पी फॉर पोल या ध्रुव। और इसका मध्य बिंदु ये भी क्या हो जाएगा आपका पी। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका सेंटर हो जाएगा। ये बीच में क्या हो जाएगा, इसका फोकस। और ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। ऐसे बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, ये बीच में क्या हो जाएगा फोकस, और ये हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष। अब देखो क्या कहता है ये, अब ये कहता है कि मुख्य फोकस से किसी भी गोलीय दर्पण के, किसी भी गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में अवतल भी हो सकता है उत्तल भी हो सकता है। तो क्या बोलो, किसी गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस से आने वाले प्रकाश किरणें, कहाँ से, मुख्य फोकस से आने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
तो किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अब यहाँ कैसे समझोगे मुख्य फोकस से होकर जाएगी भाई? तो यहाँ देखो मुख्य फोकस से होकर आ रही है, लेकिन इधर ये मुख्य फोकस से होकर आ नहीं सकती क्योंकि फोकस क्या दर्पण के पीछे है। तो हम ऐसा दिखाएंगे कि ऐसा लग रहा है कि कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से। तो जरा ध्यान देखना, ये लाइट ऐसे आई तो देखना ध्यान से, ये बेटा लाइट आपकी ऐसे आई तो लग रहा है कहाँ से आ रही है, फोकस से। कहाँ से आ रही है, फोकस से। तो उत्तल दर्पण में बेटा जो फोकस है वो दर्पण के पीछे, जिधर प्रकाश जा ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, हमें लग रहा है कि ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, फोकस से। तो बेटा ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें या आती हुई प्रकाश किरणें, आती हुई प्रतीत होती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखना द्वितीय नियम में इसमें लिखेंगे क्या, किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आने वाली, मुख्य फोकस से होकर आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली, आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें, होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो बेटा ये आपका दूसरा नियम था जो हमने आपको सिखा दिया। एक नियम आपका और बचता है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तीसरा नियम अब क्या कहता है बेटा, आपका तीसरा नियम देख लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या होता है, इसमें भी हम देखते हैं कैसे, ध्यान से देखना। इसमें भी हम लोग दो दर्पण बनाएंगे तृतीय नियम के लिए, तो ध्यान से देखना बाबू। ये आपका रहा, ये है आपका अवतल दर्पण, इसका ये मिड पॉइंट P, ये रहा इसका सेंटर बेटा C, ये बीच में रहा F और ये रहा ये, ठीक। और ये रहे आपके बेटा उत्तल दर्पण, ये है आपका उत्तल दर्पण, इसका ये परावर्तक पृष्ठपोल है, इसका ये पूरा आपका सेंटर होगा, ये आपका F होगा और ये होगा आपका मुख्य अक्ष, ठीक है। तीसरा नियम कहता है, तीसरा नियम क्या कहता है, जरा इस बात को समझिएगा। तीसरा नियम क्या कहता है, कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। यदि कोई प्रकाश किसी गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो पुनः उसी रास्ते से वह वापस लौट जाती है। परावर्तन पश्चात पुनः उसी माध्यम से उसी रास्ते से क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। उत्तल दर्पण में देखो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होगी, आएगी नहीं बल्कि क्या होगी, आती हुई प्रतीत होगी। मतलब एक ऐसी प्रकाश की किरण जो इस प्रकार से आए कि लग रहा हो वक्रता केंद्र से आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात वह उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। याद रखना, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आएगी तो वह पुनः उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। या किसी उत्तल दर्पण की बात करें, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी तो वह पुनः उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ऐसा क्यों, हम अभी बात करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे तृतीय नियम में, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश
किरणें परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ठीक है बेटा, तो ये आपके क्या हो गए, 3 नियम हो गए प्रकाश। कक्षा 10 के जो हमने भौतिक विज्ञान आपको कहा था प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम थे, 3 नियम। प्रथम नियम में क्या था वो भी हमने आपको बता दिया, द्वितीय नियम जो था हमने वो भी बता दिया, और तृतीय नियम। अब इसको जस्ट छोटे से बात में करते हैं। देखो, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी या जाते हुए प्रतीत होगी। देख सकते हैं यहाँ जा रही है और यहाँ जाते हुए प्रतीत हो रही है। दूसरा नियम हमने क्या बताया, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसमें देखो मुख्य फोकस से होकर आ रही है लेकिन इसमें आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है या आती हुई प्रतीत होती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर बात बेटा। तीसरा नियम क्या बताता है, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती है या आती हुई प्रतीत होती है तो वह पुनः उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। क्लियर बात यहाँ पे। अच्छा, अब देखिएगा मैंने ये बोला कि उसी रास्ते से वापस क्यों आती है, तो इस बात को भी जरा सीख लो। क्यों वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश के लिए परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। तो जरा एक बात बताओ हमें, कोण क्या होता, कोई बताएगा? कोण देखो बेटा ये होता है, अगर एक रेखा ये है तो इसके बीच ये क्या बनता है, कोण, जो झुकाव होता है। 2 रेखाएं जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है उनके बीच जो झुकाव होता है उसे हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। 2 रेखाएं जो एक ही बिंदु से स्टार्ट होती हैं, एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है, उन दोनों रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, अगर यही है, अगर ये कोण है, अब मैं धीरे धीरे इसको कम करूं ऐसे ऐसे, देखो तो बताइए कोण का मान धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब दोनों रेखाओं के एक के ऊपर एक कर देंगे, दोनों के एक के ऊपर एक कर देंगे तो इसके द्वारा बना कोण आपका कितना हो जाता है बेटा, 0 डिग्री। कितना हो जाता है? 0 डिग्री। जब 2 रेखाएं जो एक ही बिंदु से स्टार्ट होती है एक दूसरे के ऊपर होती है, उनका झुकाव खत्म हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, वहाँ कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यहाँ देखो थीटा है, अब इसको मैं धीरे धीरे ऐसे कम करूँगा तो कम करते करते एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी तो कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब यही केस यहाँ पे समझना, तो जरा ध्यान से देखना। अब मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझो इस बात को। क्या होता है, आप लोगों को अगर मैं ये बनाऊं, ये अवतल दर्पण है बेटा, ये रहा आपका पोल, ये रहा आपका सेंटर, और ये क्या रहा आपका बीच में F, और ये रहा आपका मुख्य अक्ष। अब क्या होता है, हमने आपको बताया कि प्रकाश किरण कहाँ से होकर आ रही है। तीसरे नियम में प्रकाश किरण कहाँ से होकर आई, वक्रता केंद्र से आई। तो ये प्रकाश किरण आई तो बेटा ये क्या हो गया आपका, आपतन बिंदु। और याद करो, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपतन बिंदु क्या नाम है, आपतन बिंदु और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होती है बेटा, अभिलंब। तो देखो जो ये वक्रता केंद्र और ये आपतन बिंदु, इन्हीं को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, अभिलंब। मतलब अब यहाँ पर देखा जाए तो जो आपतित किरण है उसी के ऊपर क्या हो गया, अभिलंब भी हो गया। अभिलंब और आपतित किरण दोनों एक ही के ऊपर हो गए। और अभी हमने कोण में बताया जब 2 रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होते तो उनके बीच एंगल कितना होता है बेटा, 0 डिग्री। तो बताओ जहां पर अभिलंब है उसी पर क्या है, आपतित किरण भी है। तो जब आपतित किरण और अभिलंब दोनों एक ही पर हो गए तो बताओ आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। और आपने पढ़ा है बेटा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण। तो हम कह सकते हैं बेटा एंगल I बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री। और आपने परावर्तन के नियमानुसार पढ़ा है कि एंगल जो I होता है वो हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल R। अब एंगल I अगर 0 तो एंगल R भी कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। अब एंगल R होता क्या है, तो एंगल R बेटा परावर्तन कोण होता। परावर्तन कोण किसके बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। तो बताइए भैया ये आपका ठहरा अभिलंब बेटा। अब देखो परावर्तित किरण हमें ऐसे ले जाना है जिससे परावर्तन कोण 0 डिग्री हो जाए। और परावर्तन कोण किसके बीच होता है, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बेटा। तो देखो इनके बीच का कोण हमें 0 डिग्री करना है। तो 0 डिग्री तभी होगा जब परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाए। तो भैया देखो ये रहा आपका अभिलंब
अगर इसी के ऊपर से मैं परावर्तित किरण भी गुजार दूं तो ये देखो परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों एक ही ऊपर हो गए, तो परावर्तित किरण और अभिलंब जो दोनों एक ही ऊपर हो गए तो एंगल आर भी क्या हो गया 0 डिग्री। इस वजह से बेटा एंगल यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश किरण जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। तो परावर्तन के नियमानुसार अगर एंगल आई 0 तो एंगल आर भी 0 होना चाहिए, तभी प्रकाश परावर्तन में क्या होता है, जो आपकी परावर्तित किरण होती है वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है, ताकि एंगल कितना बना ले 0 डिग्री। और 0 डिग्री बनाने से क्या हो जाएगा, परावर्तन का नियम सत्य साबित हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ पे। तो ये रीजन होता है बेटा कि वापस उसी रास्ते से क्यों गई, क्योंकि जब उसी वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण आती है तो उस समय अभिलंब और आपतित किरण दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, जिससे आपतन कोण का मान क्या हो जाता है बेटा 0 डिग्री। चूंकि हमने पढ़ा है परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो अगर एंगल I 0 है तो परावर्तन कोण एंगल R भी 0 होना चाहिए। और परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, तो जाहिर सी बात है बेटा कि अगर उनके बीच एंगल 0 करना है तो अभिलंब से ही हमें परावर्तित किरण गुजारनी पड़ेगी। इस वजह से वह प्रकाश किरण पुनः उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। तो आई होप आज का सेशन आपको बड़ा मजा आया होगा। हमने बहुत अच्छे से 3-4 चीजें पढ़ी है। जैसे हमने क्या पढ़ा, लेंस से दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ा, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रतिबिंब बनाने के नियम। अगले लेक्चर में हम लोग अटेंड करेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो 6 केसेस हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो उन 6 केसेस का हम फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे और खूब अच्छे से करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज आप लोगों ने, जिन लोगों ने ये पूरा वीडियो नहीं देखा है बेटा, पूरा वीडियो अच्छे से देख लेंगे, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स को भी देखेंगे, ताकि ये जब शुरुआत करेंगे तो उन्हें आसानी से समझ में आएगा। तो बिल्कुल भी आप परेशान नहीं हुए, इसके पहले के लेक्चर देखिए और मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।